नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता यादव आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला प्रारंभ की है उसमें अभी तक हम लोगों ने आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ा है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में हमने सिद्ध साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में, जैन साहित्य के बारे में अभी तक जान लिया कि ये क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं रही हैं। और अब हम आज के अपनी इस क्लास में हम रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। रासो साहित्य के बारे में हम जानेंगे, रासो जो विभिन्न रासो ग्रंथ हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके अतिरिक्त हम लौकिक साहित्य के बारे में भी जानेंगे। तो जब हम रासो साहित्य की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो साहित्य की एक बड़ी भूमिका दिखाई देती है। रासो ग्रंथों को ही आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इस जो साहित्य है, इस काल का जो साहित्य है और यह जो काल है, इसका नामकरण वीर गाथा काल के नाम से करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रासो ग्रंथों की बड़ी भूमिका होगी। तो जब हम रासो शब्द के बारे में सोचते हैं, रासो शब्दों के बारे में जब हम ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आता है रासो सबसे पहले कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अलग अलग इस बारे में मत है, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रास या रासक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है नृत्य की कोई पद्धति, जिसका अर्थ होता है नृत्य की कोई पद्धति। और जिसमें हम देखते हैं कि ये शब्द जो है जैन ग्रंथों में भी दिखाई देता है और रासो ग्रंथों में भी दिखाई देता है। तो ये रासो शब्द जो है हम देखते हैं जैन जो साहित्य है उसमें भी रास ग्रंथ लिखे गए हैं और वीरगाथात्मक जो साहित्य लिखा गया है वो भी रासो ग्रंथ के नाम से, रासो साहित्य के नाम से लिखा। तो क्या दोनों एक हैं या भिन्न हैं? अगर भिन्न है तो किस अर्थ में भिन्न है? तो हम देखते हैं कि संस्कृत में जो रास शब्द है उसका अर्थ होता है, उसका संबंध जो होता है वो क्रीड़ा या नृत्य से होता है। तो जब हम जैन साहित्य के, जैन मत के रास साहित्य की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो तात्पर्य है वो है कि वे अपने जो उनके जैन तीर्थंकर होते थे, जैन महापुरुष जो होते थे, उनके जीवन चरित्र, उनके जो वैष्णव अवतार होते थे, उनकी कथाओं को, जैन आदर्शों को जो है ये रास नाम से पदबद्ध करते हैं। तो उनकी जो रचना शैली है, उनके जो रास जो ग्रंथ है उसकी रचना शैली भिन्न है। उसमें धार्मिकता है, उसमें जो रास ग्रंथ हैं उसमें जो जैन मंदिर हुआ करते थे उसमें जो श्रावक लोग होते थे वो रात्रि के समय अपने जो मत होते थे, जो अपने विचार होते थे, वो उन उसमें क्या करते थे कि उसमें जो है गायन के माध्यम से व्यक्त करते थे। तो और इसमें जैन तीर्थंकरों की जो कथाएं होती थीं, उनके जो वैष्णव अवतार होते थे, उनके जो जीवन चरित्र होता था उसको गायन पद्धति के माध्यम से व्यक्त करते थे। और इनका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार इसके माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से वो करते थे। तो जो रास साहित्य है वो जैन धर्म के साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय रूप बन गया था। तो इनकी जो शैली है वो अलग है। और जब हम रासो साहित्य की बात करते हैं तो उसकी भी उत्पत्ति इसी रास या रासक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ तो वही है, जिसका तात्पर्य तो वही है, परंतु इनकी पृष्ठभूमियां अलग हैं, आधार भूमियां अलग हैं, इसलिए इनकी रचना शैली जो है वो भी अलग रूप में देखने को मिलती है। तो जब हम रासो की बात करते हैं तो रासो जो ग्रंथ हैं उनकी जो रचना शैली है उसका विकास अलग भूमि पर हुआ है और जो रास ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है उनका विकास अलग आधार भूमि, अलग पृष्ठभूमि पर हुआ है। तो जो रासो ग्रंथ हैं, अगर हम पहले उनकी बात कर लें, जो रास ग्रंथ हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं हिंदी जैन साहित्य में कई सारे रास ग्रंथ देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक भरतेश्वर बाहुबली रास का नाम आता है। भरतेश्वर बाहुबली रास जिसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की है और मुनि जिन विजय का माना
मानना है कि ये जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। वो कहते हैं जैन साहित्य की जो रास परंपरा है उसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास है, जिसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की है 1184 के आसपास। तो इसमें क्या इसका क्या विषय वस्तु है? भरतेश्वर और बाहुबली दोनों के चरित्र का वर्णन किया गया है, और ये दोनों जो चरित्र नायक हैं इनका संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी इनका वर्णन और इनसे संबंधित साहित्य देखने को मिलता है। तो जैन काव्य की, जैन साहित्य की जो रास परंपरा है उसका प्रथम ग्रंथ मुनिजिन विजय के अनुसार माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसकी रचना शालिभद्र सूरी ने 1184 में की है, जिसमें भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। दूसरे अगर हम ग्रंथ की बात करें तो चंदन बाला रास आता है, आसगु कवि का चंदन बाला रास आता है, जो कि जैन साहित्य की रास परंपरा का साहित्य है। इसमें जो कथा नायिका चंदन बाला है वो चंपा नगरी की है, और उसी से संबंधित जो है कथा इसमें वर्णित की गई है। तो चंदन बाला रास हो गया आसगु का। स्थूल भद्र रास है जो 1209 में जिन धर्म सूरी के द्वारा लिखा गया, और वो भी जैन साहित्य की रास परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे ही श्रावकाचार एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे देवसेन ने लिखा है, और इसकी रचना उन्होंने 933 ईस्वी के आसपास की है। तो श्रावकाचार में जो श्रावक धर्म है, जो जैन धर्म का जो श्रावक धर्म था, उससे संबंधित लगभग 250 पदों की रचना इन्होंने इसमें की है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैन साहित्य की जो रास परंपरा है वो कैसे रासो ग्रंथ से भिन्न है, जो वीरगाथात्मक रासो ग्रंथ है उनसे कैसे भिन्न है, और उसमें रास काव्य परंपरा में, रास साहित्य में जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से रास ग्रंथ देखने को मिलते हैं। रेवंत गिरी रास है, यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति है जो 1231 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। तो इस तरह से नेमिनाथ रास एक अन्य महत्वपूर्ण रास ग्रंथ है जिसकी रचना सुमति गढ़ी ने की थी। तो कौन कौन से रास ग्रंथ जैन काव्य परंपरा के हो गए, जैन साहित्य परंपरा के हो गए? भरतेश्वर बाहुबली रास जिसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की है, चंदन बाला रास आसगु ने जिसकी रचना की है, और किस सन में किया है इन्होंने? 1200 ईस्वी में किया है। स्थूल भद्र रास, ये इसकी रचना जिन धर्म सूरी ने की है 1209 ईस्वी के आसपास। श्रावकाचार देवसेन की एक कृति है जिसकी रचना इन्होंने 933 के आसपास की है, जिसमें इन्होंने श्रावक धर्म के बारे में लगभग 250 छंदों के माध्यम से, 250 दोहों के माध्यम से इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें उन्होंने गृहस्थ व्यक्ति के कर्तव्यों की काफी विस्तृत रूप से चर्चा की है, और इसकी रचना दोहा छंद में की गई है। तो ये देवसेन की कृति हो गई। इसके अलावा हमने देखा कि रेवंत गिरी रास एक महत्वपूर्ण रास ग्रंथ है, विजय सेन सूरी ने जिसकी रचना की है लगभग 1231 के आसपास, और नेमिनाथ रास जिसकी रचना सुमति गढ़ ने की है और 1213 ईस्वी के आसपास की है। और इसमें जो है नेमिनाथ रास जो है, तो नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो इस काव्य का विषय है। तो इस तरह से रास क्या है, रास की उत्पत्ति कैसे हुई, और रासक शब्द जो है वो जैन रास ग्रंथ और रासो साहित्य से किस तरह भिन्न है, दोनों का विकास, दोनों की शैलियों का विकास कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि पर हुआ है, इस बारे में हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि जो रासो साहित्य है वो उसकी आधार भूमि क्या है, और वह रासो साहित्य जैन रासक ग्रंथ से किस प्रकार भिन्न है। तो हम देखते हैं वो रासो साहित्य रासक शब्द से भले निसृत हुआ हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति धार्मिक से ज्यादा वीर गाथात्मक है। धार्मिक किसकी है? जैन रासक ग्रंथों की हम देखते हैं, जबकि वीर गाथात्मक किसकी है? रासो साहित्य की। इनका मूल संबंध क्या था? राजाओं के चरित्र की वीर गाथात्मक प्रशंसा। जो राजा हैं, जिनके वो राजाश्रित कवि हैं, उनके
उनकी जो चरित्र है उसका क्या करना है, वीर गाथात्मक रूप से उसका वर्णन करना है। ये हमारे रासो साहित्य का विषय वस्तु हमें देखने को मिलता है। तो ये अलग पद्धति हो गई। अब हम जब देखते हैं तो इन रासो ग्रंथों के बारे में जब हम देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन रासो ग्रंथों को इतना महत्व देते हैं कि वो कहते हैं कि हम इस साहित्य के प्रथम काल का नामकरण ही इसी के आधार पर करते हैं। और वो 12 ग्रंथों की जो है एक सूची प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें ज्यादातर रासो ग्रंथ हैं और कुछ अन्य ग्रंथ हैं, और उसी के आधार पर इन्होंने वीरगाथात्मक कृतियों के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल कर दिया। हालांकि आलोचकों के द्वारा यह नामकरण उतना स्वीकृत नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि फिर वो कहते हैं कि चंद्रबृदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल का प्रथम ग्रंथ इसको मानते हैं, और वो कहते हैं कि चंद्रबृदाई जो हैं वो कौन से आदिकाल के पहले कवि हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि होने का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो श्रेय देते हैं, जो नाम लेते हैं, वो चंद्रबृदाई का लेते हैं। तो अब हम और भी बहुत सारे जो उन्होंने जितने भी जो भी रासो ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो जितना महत्वपूर्ण है उसी हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। बाकी डिटेल में हम फिर डिटेल में हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो हमने कहा पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं, और हिंदी का प्रथम कवि जो है वो चंद्रबृदाई को मानते हैं। और इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो जो चंद्रबृदाई है वो दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज चौहान के सामंत और राज कवि हैं, और उन्होंने उनके जो युद्ध हैं, उनके जो जीवन की जो घटनाएं हैं, उसी को आधार बना करके पृथ्वीराज रासो की रचना की है। अब इस बारे में इस ग्रंथ के बारे में, इस ग्रंथ में क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम जो है पृथ्वीराज रासो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रचना है, इसके बारे में हम जो है डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। दूसरा, अगर हम रासो ग्रंथ की बात करते हैं तो हम खुमान रासो, जो रासो साहित्य में रासो ग्रंथों में जो दूसरा ग्रंथ अगर हम बात करें तो खुमान रासो का नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका रचना काल 9वीं शताब्दी मानते हैं, और इन्होंने जो इसके रचयिता दलपत विजय को माना है कि इन्होंने ही खुमान रासो की रचना की थी। इसमें उन्होंने दलपति विजय ने राजाओं के युद्धों और विवाहों का बहुत ही सुंदर और सरल वर्णन किया है। इसमें उन्होंने प्रकृति के बारे में भी, नायिका भेद के बारे में, जो षड ऋतु वर्णन है, ये सब कुछ इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दिया है, प्रस्तुत किया है। और इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की धारा भी आदि से अंत तक प्रवाहित होती रही है। किसमें? खुमान रासो में। इसके जो छंद हैं, दोहा, सवैया, कवित्त, ये इन सारे छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है, और इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुमान रासो, जिसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मानते हैं कि इसकी रचना दलपति विजय ने की है। इसमें उन्होंने वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने षड ऋतु वर्णन, नायिका भेद, राजाओं के युद्धों और विवाहों का वर्णन, ये सब कुछ ही बड़े ही सरल तरीके से इन्होंने किया है। और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी हिंदी है, और इसमें दोहा, सवैया और कवित्त छंदों का प्रयोग किया गया है। तो अगला जो रासो साहित्य है उसकी बात करें तो वीसल देव रासो आता है। नरपति नाल जिसके रचनाकार हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो रचना हुई है वो 1155 ईस्वी के आसपास हुई है। 1155 ईस्वी के आसपास हुई है। इसके बारे में एक दोहा है जिसमें 1272 मझारी, एक सन आता 1272, तो संवत 1272 कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये उचित नहीं प्रतीत होता है। ज्यादातर विद्वान इसका जो समय है वो 1212 विक्रम संवत ही स्वीकार करते हैं। इस आधार पर हम अगर माने तो 1155 के आसपास हम इसकी रचना मान सकते हैं।
और इसके बारे में कहते हैं कि इसके बारे में कहते हैं कि जो है इसकी जो रचना है वो नरपति नाल ने गेय शैली में की है, गेय काव्य है ये। और बीसल देव रासो का जो प्रामाणिक पाठ है वो माता प्रसाद गुप्त ने जो प्राप्त किया है वो 128 छंदों का यह काव्य है। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह आदिकाल की एक श्रेष्ठ रासो कृति है। अगर देखा जाए साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से तो ये सर्वश्रेष्ठ कैसी रासो कृति के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये जो काव्य है ये श्रृंगार का काव्य माना जाता है, ये श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। इसमें अजमेर के चौहान राजा बीसल देव जो हैं, बीसल देव तृतीय हैं, उनके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया। उनकी पत्नी है राजमती जो कि उड़ीसा के राजा इसमें भोज परमार की पुत्री है राजमती। और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव जो हैं बीसल देव तृतीय उनके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कहानी है। यह जो इसमें श्रृंगार के दोनों, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का बहुत ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। इसमें इसके जो विषय हैं, इसकी जो विषय वस्तु है इस काव्य की, उसके बारे में हम कहें तो राजमती जो है, रानी राजमती की बातों से दुखी होकर, रुष्ट होकर के राजा बीसल देव जो हैं वो उड़ीसा चले जाते हैं और 12 वर्ष तक उनका ये वियोग रहता है, जिसमें रानी राजमती जो है बहुत दुखी रहती हैं और अपने वियोग का वर्णन करती हैं। वो राजमहल की दीवारों को कोसती हैं, वो वन में रहने की कामना करती हैं कि अगर मेरा प्रिय नहीं है तो मुझे राजमहल में कैसा सुख। इसलिए वो क्या कामना करती हैं, वो कहती हैं कि इससे अच्छा तो मैं वन में भली। सामंती जीवन के प्रति इसमें गहरी अरुचि दिखाई है कवि ने। और संदेश रासक के समान ही बीसल देव रासो, संदेश रासक जो कि एक लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है, अब्दुल रहमान ने जिसकी रचना की है, उसी की तरह इसमें एक निश्चल प्रेम की कहानी जो है वो देखने को मिलती है। उसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से बीसल देव रासो में की गई है। और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो यह मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा में लिखा गया काव्य है। तो इसमें जो है श्रृंगार के संयोग, हमने जैसे कहा कि संयोग और वियोग दोनों पक्षों का, श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें प्रकृति के जो रमणीय चित्र हैं, प्रकृति के सुंदर चित्र हैं, उन सब का बहुत ही सुंदर प्रयोग जो है इसमें किया गया है बीसल देव रासो में। और बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा आदिकाल से प्रारंभ होती है और अनवरत हम देखते हैं कि भक्ति काल से होते हुए रीति काल तक और फिर आगे तक ये बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि बीसल देव रासो जो कि साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो रासो काव्य परंपरा का बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य है। और उसके बाद हम एक नाम आता है हमीर रासो का। हमीर रासो की रचना किसने की है इसके बारे में थोड़ा सा विवाद मिलता है, कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। हमीर रासो को खुद प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना जाता है। प्राकृत पैंगलम, शारंगधर का जो प्राकृत पैंगलम जो ग्रंथ है उसमें इसके कुछ पद जो है, इसके कुछ छंद जो है देखने को मिलते हैं और उसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। तो अब ये सारंगधर का ही माना जाता है हमीर रासो, परंतु इसकी बारे में इसकी कोई प्रति अभी तक हमें जो है उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसीलिए ये प्रामाणिक नहीं माना जाता है। परमाल रासो, परमाल रासो उत्तर प्रदेश में एक आल्हा विधा हम देखते हैं, गायन की आल्हा विधा देखने को मिलती है और उसी को वो परमाल रासो का ही एक रूप है। परमाल रासो का कहें तो एक देशज रूप जो है वो आल्हा के रूप में हमें देखने को मिलता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह उसी मौखिक परंपरा का एक अवशेष के रूप में हमें आल्हा दिखाई देता है, जिसे जगनिक नामक कवि ने लिखा है। जगनिक नामक कवि ने इसका रचना की है, जो कि महोबा के राजा परमल देव के राजाश्रित कवि थे। तो
इसका रचना काल 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसमें जो वीर भावना है वो बड़ी बलवती और बड़े प्रौढ़ रूप में जो है बड़ा ही वीर रस का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन हमें आल्हा खंड में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, इस तरह के कई सारे रासो ग्रंथों के बारे में जाना। रासो ग्रंथ क्या है? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो अपने आप में, चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है, तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इसकी प्रामाणिकता के बारे में कि ये कितना प्रामाणिक है। कुछ लोग इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग इसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं और कुछ लोग इसे अप्रामाणिक मानते हैं। तो हम लोग एक क्लास में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये हुआ हमारा रासो साहित्य। रासो साहित्य के बारे में हमने ये ऐसे कुछ चीजें जानी। तो ये जैनों का जो रास ग्रंथ है और वीर गाथात्मक साहित्य के अंतर्गत जो रासो काव्य है, रासो ग्रंथ है, उसके बारे में, रासो साहित्य उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की। तो इस तरह से हमारी जो अब लगभग लौकिक साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा आदिकाल समाप्त होगा। उसके बाद हम भक्ति काल का उदय, भक्ति काल के उदय के पीछे क्या कारण थे और फिर भक्ति काल का साहित्य कैसा था, भक्ति साहित्य काल के विभिन्न धाराओं के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद जो है उनके प्रमुख कवियों की भक्ति काल, जैसे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके बारे में क्यों कहा जाता है, इसकी गहराई में हम जाएंगे। तो अभी हमारा एक टॉपिक लौकिक साहित्य, उसके बाद हमारा जो आदिकाल है उसके प्रमुख कवियों के बारे में भी हम थोड़ी, अमीर खुसरो पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और विद्यापति पे हमने चर्चा कर ली है। तो इस तरह से फिर हम आदिकाल को समाप्त करेंगे। नमस्कार। और आप लोग अगर देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ इससे बेनिफिट हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को लाइक करिए, ताकि ये जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं उनके पास तक भी ये वीडियोस पहुँचें। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे सब्सक्राइब और आप बेल आइकन दबाएंगे तो इससे आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको कक्षाएं अच्छी लग रही हैं, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।